नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीख का ऐलान। केंद्रीय चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। 20 नवंबर को मतदान, 23 को होगी मतगणना। मसूरी में उच्च अधिकारियों ने किनक्रेग स्थित कार पार्किंग का किया निरीक्षण। शटल सेवा शुरू करने को लेकर किया विचार। पार्किंग की समस्या से भी मिलेगी राहत। जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा माया देवी मंदिर से रवाना। अगले 20 दिन तक चारधाम दर्शन के साथ पहुंचेगी दूसरे सिद्धपीठ। हरिद्वार गंगा पूजन के साथ समाप्त होगी यात्रा। कोटद्वार शहर के सड़कों पर हुड़दंग करने वाले गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई पर पुलिस ने सिखाया सबक। परिजनों को भी पुलिस ने किया तलब। नैनीताल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली नोट चला रही गैंग का हुआ पर्दाफाश। 500 रुपए के 614 नकली नोट के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में जनपद नैनीताल की 17,218.57 लाख की 18 परियोजनाओं का या योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम धामी ने जमरानी बांध प्रभावितों को चेक वितरित किए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सांसद अजय भट्ट भी उपस्थित है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं हल्द्वानी का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। अब नैनीताल में एक बहुत बड़ी जो पार्किंग की समस्या होती थी, वो पार्किंग की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और जमरानी बात तो एक बार एडीबी को चला गया था कि एडीबी से बनेगा। अजय भट्ट जी यहां पर बैठे, इन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत कैसे होगा, एडीबी में जाएगा तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। फिर हम लोगों ने दोबारा प्रयास किया। भूपेंद्र यादव जी से बात की, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे वन मंत्री जी भी इस काम में लगे रहे लगातार। सबके प्रयासों से ये वापस भारत सरकार ने इसको कृषि योजना में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। एम्स हमको यहां मिल गया और आपके बगल में ही यहीं पर हमने जो रुद्रपुर, किच्छा और उधम सिंह नगर के लोगों ने वहां पर औद्योगिक स्मार्ट सिटी के लिए अभी हम लोगों का वहां अभिनंदन किया। उन्होंने हम सब लोगों का अभिनंदन किया। मैंने कहा सच में अभिनंदन तो जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए, जिन्होंने एक के बाद एक हमारे राज्य को अनेक योजनाएं दे दी। और ये जो औद्योगिक स्मार्ट सिटी है, ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनने से केवल रुद्रपुर, किच्छा के लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है, हमारे यहां के लोगों को भी लाभ मिलने वाला है। नैनीताल जिले को भी लाभ मिलने वाला है। उत्तराखंड के समस्त जिलों के लोगों को लाभ मिलने वाला है, जिसमें लाखों की संख्या में नौजवान युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आने वाला है, बड़ा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर बनने वाला है। अनेक इंडस्ट्री आने वाली है। अनेक प्रकार का हम लोगों को जो है राज्य की आर्थिकी बढ़ने वाली है, लोगों को काम मिलने वाला है। ऐसे अनेक काम यही हल्द्वानी शहर, हमारे जोगेंद्र पाल रौतेला जी अभी मेयर थे, आप देख रहे होंगे कि यहां पर भारत सरकार ने इस शहर को सुधारने के लिए हमको 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि दी है। तो मैं अगर इन योजनाओं को गिनाने लगूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, मुझे पता है। मैं आप सब लोग भली भांति समझते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश के साथ भी बात करी, उन्होंने भी हमको इसके लिए स्वीकृति प्रदान की। इतना ही नहीं, उन्होंने जो हमारे 2 राज्यों के अंतर्गत बहुत सारे बंटवारे के मामले, बहुत सारे हिस्सेदारी के मामले लंबित पड़े हुए थे, मैं 2021 में मैं लखनऊ गया और मैंने उनसे निवेदन किया, हमको सारी योजनाएं जो हमारी लंबित पड़ी हुई थी, उन लंबित परियोजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। जो बंटवारे के काम थे उसमें जो उत्तराखंड को जो हमारी हिस्सेदारी हमको मिलनी थी, वो सारी की सारी हिस्सेदारी हमको दे दी। जमरानी बांध परियोजना भी उसमें से एक है। भाइयों बहनों, जमरानी बांध परियोजना के लिए बहुत लोगों ने बहुत बार धरना प्रदर्शन किया, यहां तक कि इस मुद्दे पर चुनाव भी लड़े। छोटे मोटे काम करने का आई, उन्होंने बहुत कुछ, सारे काम हो गए हैं और इस
परियोजना का जो निर्माण है वो केवल आज की जरूरतों के हिसाब से नहीं है, बल्कि आने वाले 25 साल बाद हमारे सामने, अभी भगत जी तो कह रहे थे केवल 10 साल, मैं कह रहा हूं कि अगले 25 सालों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जमरानी बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। इस बांध के बन जाने से हल्द्वानी शहर को 117 MLD पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, जिसे वर्ष 2051 में जो हल्द्वानी शहर की पेयजल की आवश्यकताओं का जो आकलन है उसके आधार पर तय किया गया है। पेयजल के साथ ही इस बांध परियोजना से बड़े स्तर पर सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होगा। नैनीताल, उधम सिंह नगर और उसके आसपास के भी किसान इससे लाभान्वित होंगे। इस बांध के बनने से पेयजल एवं सिंचाई के प्रत्यक्ष लाभों के अलावा जो आज कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं, हमारा यहां पर्यटन भी बढ़ने वाला है। भूजल में जो लगातार जल का स्तर गिरता जा रहा है उसमें भी सुधार होगा। रोजगार की संभावनाएं भी इससे बढ़ने वाली है। भाइयों बहनों, हमने सिर्फ बांध परियोजना बनाने पर नहीं, बल्कि परियोजना की जद में आने वाले, प्रभावित होने वाले स्थानीय निवासियों के लिए उचित पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया है और प्रभावित परिवारों से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद हमने पुनर्वास नीति तैयार की है। इस नीति के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी के साथ भी अन्याय न हो और जो परिवार जितना प्रभावित हुआ है, जितना उसके हिसाब से उसको प्रतिपूर्ति उसको अवश्य प्राप्त हो। इसी क्रम में आज लगभग 280 करोड़ की प्रतिगत धनराशि ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के माध्यम से प्रभावित परिवारों को वितरित कर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक प्रभावित परिवारों का। तो हल्द्वानी से सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद से मसूरी में शटल सेवा शुरू करने को लेकर के उप जिलाधिकारी, ARTO, SP, ट्रैफिक और नगर पालिका के अधिकारियों की ओर से किनक्रेग स्थित कार पार्किंग का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक SP मुकेश ठाकुर ने बताया कि शटल सेवा की ओर से जो है पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी तक पर्यटकों को ले जाया जाएगा, जिससे पार्किंग की समस्या से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही यहां से शटल सेवा शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि पर्यटन सीजन में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के लगातार उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से जाम और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी को लेकर के उच्च अधिकारियों ने पार्किंग का निरीक्षण किया और शटल सेवा को लेकर के शुरू करने को लेकर इसे विचार विमर्श किया गया। बिल्कुल पार्किंग संचालित हो पाएगी। ये इस समय पर्यटन विभाग इसको देख रहा है। 32 करोड़ की पार्किंग बनी है, तो इसके लिए इस समय हम लोगों ने सोचा है कि इस पार्किंग को पूर्ण तरीके से चलाया जाए। अभी हम लोग प्लान कर ही रहे हैं कि यहां से किस तरीके से हम गाड़ियों को यहां पे पार्क करवा के शटल सेवा को यहां से करें। तो फिलहाल तो प्लान यही है कि पिक्चर पैलेस की तरफ एक शटल सेवा जारी रखी जाए और एक शटल सेवा जो है हम किताबघर की तरफ करें। तो उसके लिए हमें प्लान आउट कर रहे हैं। आज तो देखने के लिए आए हैं और परसों को डीएम साहब और कप्तान साहब का विजिट है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अभी कि क्या फिजिबल है और क्या कर सकते हैं। जाम भी तभी लगता है जब ऊपर पूरा भग जाता है। ठीक है, यहां से जब हम एक रेगुलेट वे में ऊपर भेजेंगे तो इतना जाम नहीं लगेगा। कोई भी चीज जब रेगुलेशन में चलती है तो जाम भी कम लगता है। तो हमारा तो भरसक प्रयास ये रहेगा कि हम लोग रेगुलेट वे में यहां से ट्रैफिक को संचालित कर सकें और जाम ना लगे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हल्द्वानी से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ कार्यालय में छापा मारा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हल्द्वानी से दे रहे हैं। हल्द्वानी में सीएम धामी ने आरटीओ कार्यालय में मारा छापा। अधिकारियों और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। आरटीओ कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, कार्यालयों की व्यवस्थाओं को भी परखा है। सीएम धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की है, कार्यों की बारीकी से ली है जानकारी। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कार्यालय में सभी व्यवस्था रखे चाक चौबंद, कार्यालय की कमियों को करें दूर, आधुनिक तकनीकी का करें उपयोग, कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई।
कार्रवाई। सीएम धामी के निर्देश पर प्रदेश भर के कार्यालयों में मुस्तैदी से हो रहा है कार्य। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कभी भी किसी भी वक्त सीएम धामी करते हैं विभिन्न विभागों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण। तो ये बड़ी जानकारी हल्द्वानी से, जहां पर सीएम धामी आरटीओ कार्यालय में छापा मारने पहुंचे थे। आइए अब आपको सुनाते हैं औचक निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से। यहाँ परमिट बनते हैं, कितने बनते हैं परमिट? ये अभी हमने इसको नहीं करा था। जी सर, अपर सचिव महोदय कौन इसमें होने चाहिए और किस चीज की बायोमेट्रिक लगेंगे। जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा करीब एक हफ्ते के नगर भ्रमण के दौरान के बाद से जो है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी मां माया देवी मंदिर से आज रवाना हो गई है। जूना अखाड़े की ये छड़ी यात्रा अगले 20 दिन तक चारधाम यात्रा के दर्शन के साथ साथ दूसरे सिद्धपीठ पहुंचेगी। जूना अखाड़े की इस पवित्र छड़ी यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पौराणिक तीर्थ स्थलों का विकास करते हुए तीर्थाटन को बढ़ावा देना है, जिससे उत्तराखंड में हो रहे पलायन को रोका जा सके। जूना अखाड़े के संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने बताया कि पवित्र छड़ी यात्रा उत्तराखंड की उन्नति, प्रगति, विकास और उत्तराखंड के पौराणिक तीर्थ की गरिमा बनाए रखने के लिए की जा रही है। निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद ने बताया कि यात्रा के माध्यम से पौराणिक तीर्थों के संदर्भ में जनता को जागरूक किया जा रहा है। पवित्र छड़ी यात्रा ओम पर्वत के दर्शन करते हुए वापस हरिद्वार गंगा पूजन के साथ समाप्त होगी। हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज ने बहुत प्रयास किया है। ये छड़ी यात्रा जो दोबारा जो शुरू हुई है, ये हमारे हरिगिरी जी महाराज की देन है और इनका पूरा प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, जितना भी समाज, हिंदू, मुस्लिम, सब सिख, ईसाई, सबको लेकर के चलने वाले व्यक्ति है, इनका पूरा प्रयास है हम सब सनातनी एक हो जाएं और जो उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है वहां पे मठ बने, मंदिर बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ताकि सबको रोजगार प्राप्त। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए तारीख का ऐलान हो गया है। 22 अक्टूबर से शुरू होगी उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया। 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 4 नवंबर तक होगी नामांकन वापसी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 नवंबर को होगी मतगणना। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर उपचुनाव होने केदारनाथ विधानसभा सीट पर, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और बताया जा रहा है कि 4 नवंबर तक जो है नामांकन वापसी होगी। 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 22 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा और 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को मतगणना होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है उपचुनाव की। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, पार्टियों की क्या तैयारी है और चुनाव आयोग ने क्या कुछ जानकारी दी है? हाँ बिल्कुल, अगर ज्योति कहें तो आज भारत निर्वाचन आयोग की आज यहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हम केदारनाथ की बात करें, इस बार लोकसभा चुनाव की हम बात करें जो 2 सीटें होनी है, इसमें यूपी की 10 सीट की बात करें और साथ ही उत्तराखंड झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। और हम बात करें उत्तराखंड की तो केदारनाथ उपचुनाव में यहाँ पर जो विधायक थी शैला रानी रावत, उनकी डेथ हो गई थी बीमारी के कारण, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। और सबसे बड़ी बात बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी तो खासकर यही है जिसकी सत्ता है, बद्रीनाथ हार चुके हैं, बेंगलोर हार चुके हैं, लेकिन अब केदारनाथ को जीतना कहीं ना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। और ये
हम कहें तो पिछले काफी समय से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूरी जोर शोर से तैयारी शुरू, सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है यहाँ पर, और काफी अभी मुख्यमंत्री गए थे, काफी घोषणाएं भी वहां पर की गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस का देखना है कि कांग्रेस किस प्रकार यहाँ चुनाव लेती, क्योंकि कांग्रेस हम देखें तो हरियाणा का जीता हुआ चुनाव हार चुकी है। तो वही अब स्थिति यहाँ की करें कि लगातार जैसे कांग्रेस कह रही है नहीं हम बिल्कुल जीत रहे। आप यही देखना होगा कांग्रेस की जीत जो है वो कहां तक पहुंचती है। बिल्कुल, कांग्रेस का उत्साह भी देखने लायक होगा, क्योंकि बीते समय में जब उपचुनाव हुए थे मंगलौर और बद्रीनाथ, तो उस समय में कांग्रेस की जीत के बाद से वो काफी उत्साहित थी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। और एक और बड़ी खबर अब सामने आ रही है हल्द्वानी से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र, झारखंड और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर ये बयान उनका सामने आया है। महाराष्ट्र और झारखंड की जनता इस बार चुनेगी डबल इंजन की सरकार। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी करेगी ऐतिहासिक जीत दर्ज, सीएम धामी ने कहा है। केदारनाथ धाम से पीएम मोदी का है विशेष लगाव। बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं पीएम मोदी। केदारनाथ धाम में तेजी से चल रही विकास यात्रा। केदारपुरी का नाम देश और दुनिया में है बेशुमार। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुआ है अभूतपूर्व विकास, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार, तो भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए हल्द्वानी में, और यहां पर जो है उन्होंने उपचुनाव को लेकर के जो उत्तराखंड में होने वाले हैं और बाकी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। और झारखंड में लोग डबल इंजन की सरकार इस बार चुनेंगे, और विकास जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का और राज्यों का तेजी से आगे बढ़ा है, उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। और केदारनाथ धाम हमारे प्रधानमंत्री जी का ऐसा स्थान है जहां पर उनकी आस्था श्रद्धा है, उनके अनन्य भक्त हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और वहां चुनाव हो रहा है। वहां भी दिव्य केदार और भव्य केदार 2014 के बाद बना है। वो यात्रा विकास की तेजी से बढ़ेगी। केदारपुरी का पूरा नाम देश दुनिया के अंदर है, वो नाम आगे बढ़ेगा, और उपचुनाव में लोग वहाँ विकास को चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। वहाँ पर लोग भाजपा को ही चुनेंगे, डबल इंजन को चुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को चुनेंगे। उन्होंने जो विकास का काम आगे बढ़ाया है, उन्नति बढ़ाई है, देश की प्रगति की है, उसको आगे बढ़ाएंगे, अनवरत रूप से उसको चालू रखेंगे। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ चलेंगे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है। कृष्ण तरंगे देव गंगे रसीदा मैया जो तुमको जो मेरे मियां जी को ज्यादा जया के माता चंद्र
सब जग हो गया, ओ मैया सब जग हो गया, दया तुम्हारी जया के माता मन वांछित पद पाजा, ओम जय के माता, ओम जय माता, ओम जय के माता। यत्र संति ओम राजाधिराज प्रसंगिताये नमो नमः श्रवणाय समेते नाम कामेश्वरो
कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ योमा पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रभागा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति।